नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एनएमई कार्नर में। मैं एक बार फिर अपने कोरोना कैप्सूल वीडियो की अगली सीरीज लेकर आपके सेवा में प्रस्तुत हूं। हमारा ध्येय है कि इस लॉकडाउन में आप तक बेहतर कॉन्सेप्ट और फैक्ट को पहुंचाया जाए, जिससे सामान्य ज्ञान पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। ये कोरोना कैप्सूल वीडियो जिसका टैगलाइन है, इट्स रिफर टू स्टडी इन लॉकडाउन। तो इस टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे जिन दो इशू की। उसमें पहला है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी न्यूज़ में क्यों थी ये भी हम बताएंगे, चर्चा का क्यों कारण है, साथ ही इसके साथ समस्या क्या है ये भी हम बात करेंगे। लेकिन जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्लाज्मा थेरेपी। दूसरा टॉपिक है विजायक गैस लीक, जो अभी विशाखापत्तनम में एलजी कंपनी है, जो साउथ कोरिया की है, जहाँ की गैस लीक हुआ था। उसकी हम चर्चा करेंगे, जहाँ पे 12-13 मजदूर मारे गए थे। कि उसकी क्या साइड इफ़ेक्ट है, उसकी क्या इशू है, जो आपके लिए आपके परीक्षा के इर्द गिर्द सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा थेरेपी को। प्लाज्मा थेरेपी, इस प्लाज्मा थेरेपी को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके दौरान हम किन किन बिंदुओं पर अपने आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, उन्हें हम देख लेते हैं। पहला होगा कि चर्चा में क्यों है, प्लाज्मा थेरेपी चर्चा में क्यों है। इसका जो रीज़न है आपको संक्षेप में ही बताते चलते हैं कि चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये कोरोना वायरस के इलाज के रूप में देखा जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कोरोना वायरस का इलाज किया जा रहा है, और लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ चिंताएं हैं हमारे वैज्ञानिकों की, जो एक बड़ी इशू बन के सामने आ रही हैं, जिसके कारण भारत सरकार बड़ी ही शंका में पड़ी हुई है कि इसे अप्रूव किया जाए कि ना किया जाए। और आगे टॉपिक में हम बात करेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं प्लाज्मा के कार्यों पर, और एक महत्वपूर्ण इशू जो इसी से रिलेटेड करता हुआ आपके जनरल स्टडीज से जुड़ता है, वो है एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है, ये भी आपसे हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके आगे अगर हम देखें तो हमारी जो चर्चा होगी कि व्हाट इज ए प्लाज्मा थेरेपी, ये की कैसे जाती है, क्या होती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और साथ में अगर लास्ट बिंदु में हम देखें तो हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है प्रॉब्लम या चैलेंजेस, कि इस थेरेपी में क्या समस्याएं हैं, क्या हमारे लिए सामने चुनौतियां हैं जिसकी वजह से हम इसको अप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी, व्हाट इज ए प्लाज्मा, पहला टॉपिक। चूँकि हमने चर्चा में आपको बताया चर्चा क्यों है, क्योंकि ये कोरोना वायरस के इलाज के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरा टॉपिक हमारा जो यहाँ से क्रिएट होता है, व्हाट इज ए प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है। तो सबसे आसान, प्लाज्मा जो है वो रक्त का एक भाग है। ये रक्त का पीले रंग का तरल घटक होता है, कंपोनेंट होता है। किस रंग का, पीले रंग का एक तरल होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। दूसरी चीज़, ये हमारे कुल रक्त का लगभग 55% होता है। 55, आधे से अधिक भाग ही पीले रंग का तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसकी एक विशेषता क्या होती है, इसमें 90% जल पाया जाता है, 90% जल पाया जाता है, वाटर होता है। और शेष 10% में प्रोटीन, शर्करा और थक्का जमाने वाले कारक, जैसे आपने सुना होगा प्रोथ्रोम्बिन एक तत्व है जो पाया जाता है, खनिज, आयरन, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि बाकी 10% में मिले होते हैं। प्लाज्मा हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। ये आमतौर पर इसमें बिलिरुबिन, कैरोटीनाइड, हीमोग्लोबिन और ट्रांसफेरिन पाया जाता है, ट्रांसफेरिन। इसी के कारण इसका रंग पीला होता है। यानी इसके पीले होने का कारण क्या है, एक तो महत्वपूर्ण सबसे कारण है बिलिरुबिन, जिसके कारण से आप देखते होंगे अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो नाखून के किनारे आपके पीले हो जाते हैं, आँखों के किनारे पीले हो जाते हैं, और इसके बढ़ जाने से आपके शरीर में पीलिया नामक रोग हो जाता है। तो यही एक तत्व है जिसके कारण प्लाज्मा का रंग भी नीला होता है। उसके साथ साथ इसके सहयोगी जो अन्य है, कैरोटीनाइट है, यह भी है, ट्रांसफेरिन है, यह भी है, हीमोग्लोबिन का भी इसमें रोल होता है, जिसके कारण ये पीला होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि आगे जो आपको हम चर्चा करेंगे इस प्लाज्मा में, प्लाज्मा के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा करता क्या है कि हमारे शरीर में, तो पहले आप ब्लड स्ट्रक्चर अपने एक बार
ज़रूर देख लीजिएगा। ब्लड का क्या क्या स्ट्रक्चर है, ब्लड वेसल्स क्या हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के क्या आकार हैं। और आप वीडियो को वहाँ से कंटिन्यू भी कीजिएगा, आपको ज़्यादा पकड़ होगी आपकी जनरल स्टडीज़ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब प्लाज्मा के कार्य। ये पहली बात, अपशिष्ट, जो शरीर के अपशिष्ट होते हैं उनका परिवहन करने में सहायता करता है, जो ओवरऑल ब्लड का ही कार्य है। दूसरा जो फीचर है इसका, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, कि जो आपका शरीर का टेम्परेचर होता है उसे रेगुलेट करने में सहायता करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब परिवहन करता है उसमें टेम्परेचर का भी परिवहन होता है। तीसरी चीज़ है, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त कोशिकाओं का परिवहन करता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका भी परिवहन करता है प्लाज्मा। अब यहाँ से अगर हम आगे मूव करें तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे एंटीजन, कि एंटीजन आखिर है क्या। एंटीजन एक ऐसा तत्व होता है, कोई भी एक ऐसा बाहरी पार्टिकल या कोई भी ऐसा बाहरी चीज़ जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, जिसके खिलाफ हमारी प्रतिरोधी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना ले, वो हमारा एंटीजन होता है। यानी एन एंटीजन इज ओनली substance that cause your immune system to produce antibody against it। ये है एंटीजन। यानी साधारण शब्दों में कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट की रही है, चाहे मुंह के रास्ते, किसी भी नाक के रास्ते, ब्लड के रास्ते, अगर उसके विरुद्ध हमारा इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी का निर्माण कर रहा है तो वो एंटीजन है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी होता है क्या, इसकी भी चर्चा करेंगे। एंटीबॉडी हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला एक प्रोटीन है, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला एक प्रोटीन है। यह एंटीजन बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है हमारे शरीर को। यानी जितना हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, एंटीबॉडी उतनी अच्छी जनरेट होगी और हम बीमारियों से उतनी ही से बचे रहेंगे। ये होता है एंटीजन और एंटीबॉडी। हमें उम्मीद है कि आप दोनों इस टॉपिक में जरा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, व्हाट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी। आगे चलते हैं, ये चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं। जब कोई भी तत्व या कोई भी एंटीजन हमारे शरीर पे हमला करता है, जब वो हमला करेगा तो हमारा जो शरीर होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत वहाँ से एक्टिव हो जाता है। आप वहाँ पे बी सेल्स, टी सेल्स ये सब पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा ओवरऑल बताना चाहते हैं कि वहाँ पे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही इम्यून सिस्टम काम करता है तो वो जनरेट करता है क्या, एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी होती है जैसे ही जनरेट होती है वो तुरंत हमारे शरीर में, जिसके कारण एंटीजन को मार देता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। ये होता है हमारे शरीर में एक प्रोसेस चलाता है। आगे देखें, अब यहाँ से हमें समझना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। अब तक हमारा मेन टॉपिक अब जाके आया, लेकिन उसके लिए हम थोड़े से बैकग्राउंड पे चले थे कि थोड़ी सी समझ आपकी बनाई जाए। देखिए, भारत समेत दुनिया के कई दूसरे देशों में भी कोरोना को हराने के लिए प्लाज्मा थेरेपी ने थोड़ी सी उम्मीद जगाई है, लेकिन बहुत सारे देशों ने इसे अभी भी अप्रूव नहीं किया है। उसकी बहुत सारी शंकाएँ हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। जिन व्यक्तियों ने कोरोना वायरस या किसी भी बैक्टीरिया वायरस से एंटीबॉडी डेवलप कर ली है, उनके शरीर से प्लाज्मा को निकाल कर जो मरीज है, जो पेशेंट है, उनके जो प्लाज्मा या सीरम को उनके बॉडी में डाल दिया जाता है, तो वही एंटीबॉडी इनके दूसरे वाले के शरीर में भी बननी स्टार्ट हो जाती है, जिससे वह भी मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस कोरोना वायरस में भी हो रही है। अब ये और हमें समझ लेना होगा, यहीं पे जो चीज़ हमने आपको समझाई, अब तो उसे आपको थोड़ी सी डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए कोई पर्सन है और ये भी कोई एक व्यक्ति है। ये पर्सन ये मान लेते हैं, दूसरे को पर्सन बी मान लेते हैं। पर्सन ये जो कोरोना वायरस से ग्रसित है, पर्सन बी भी ग्रसित है, लेकिन पर्सन ये जो व्यक्ति ये है, इसने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर ली है और ये 14 दिन के बाद ठीक हो गया। अब इस व्यक्ति के प्लाज्मा को इंजेक्ट करके या उससे उसकी सहमति से हम ले लेंगे। अब इसके प्लाज्मा को हम इंजेक्ट करेंगे पर्सन बी में। जैसे ही पर्सन बी में ये प्लाज्मा हमने डाला, ये व्यक्ति भी सेम एंटीबॉडी इसके अंदर डेवलप होगी और ये आदमी स्वस्थ हो जाएगा। अब ये आदमी पहले की तरह काला नहीं रहेगा, जैसे ये ब्लैक हो गया है, ब्लैक नहीं, अब वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, यानी दूसरा आदमी भी हेल्दी। यही है प्लाज्मा थेरेपी का प्रोसेस। यानी
ये एंटीबॉडी के क्रिएशन में मदद करता है प्लाज्मा। अब हमें उम्मीद है कि ये प्लाज्मा थेरेपी आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसी को लेकर चिंताएं क्या है इसकी भी हम बात करेंगे कि अब प्रॉब्लम या चैलेंजेस क्या है। पहली चैलेंज तो सबसे बड़ी है नैतिक समस्या, इथिकल प्रॉब्लम। इथिकल प्रॉब्लम क्यों है कि इस प्रोसेस में लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। हम किसी को यह नहीं कह सकते कि इनको ये प्लाज्मा थेरेपी करनी आवश्यक है, नहीं तो आदमी मर जाएगा। हो सकता है कि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत कमज़ोर रहा हो, लेकिन कब से मजबूती प्रोसेस सही दिशा में सुधार होना शुरू हो जाएगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे में अगर किसी को प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, हो सकती है उसकी डेथ हो जाए इन्फेक्शन की वजह से। यानी नैतिक यानी इथिक्स की भाषा में कहें कि अगर हम किसी का जान नहीं बचा सकते तो उसे उसकी जान लेने का भी हक हमको नहीं है। अगर किसी के जीवन को हम दे नहीं सकते तो उसके जीवन को हमें लेने का अधिकार भी नहीं है। ये इथिक्स का लैंग्वेज है, यानी ये एथिक्स की भाषा में है। यानी समस्या क्या नैतिक हुई? नैतिक समस्या ये है कि अगर हम जीवन दे नहीं सकते तो जीवन हम लेने का अधिकार भी हमको नहीं है। यानी कि अगर प्लाज्मा थेरेपी हम कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर जान जा रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सरकार होगी, या करने वाला होगा, या जो करवा रहा वो होगा? अभी इस पॉइंट की चर्चा हुई है, लेकिन इसे डिसाइड नहीं किया जा चुका कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। दूसरी समस्या क्या है? सीपी प्राप्त करने की सीमा, कि हमारे पास जो सीपी है उसकी भी लेने की स्टोरेज की कमी है। तो तीसरी चीज जो प्लाज्मा थेरेपी होती है, इससे जो आपके लंग्स होते हैं इनमें इन्फेक्शन होता है बहुत तेजी से, और इन इन्फेक्शन की वजह से मृत्यु का भी डर बना रहता है। अगली बात कि इससे बुखार और ईचिंग की समस्या बहुत तेजी से होती है, जिससे अन्य रोग भी बढ़ते हैं। हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम भी है कि हमारे पास उतना हमारा सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि हम उसके लिए अपनी समस्याएं सॉल्व कर सकें। और अगर नेक्स्ट बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ वर्कर, हमारे पास हेल्थ वर्कर की कमी है। हमारे देश में हेल्थ वर्कर की बहुत कमी है, जिसकी इन उपरोक्त कारणों की वजह से ही हमारे देश की सरकार प्लाज्मा थेरेपी को अप्रूव करने के बारे में अभी दूर तक सोचने की भी से भी डर रही है, और सही भी है जहाँ तक। ठीक है मित्रों, हमें लगता है कि इस इशू पे आपकी समझ काफ़ी अच्छी हुई होगी। अब हम बाइजेक गैस लीक की बात करेंगे, जो विशाखापत्तनम के आसपास हुआ था। ये चर्चा में क्यों था, इसकी भी हम बात करेंगे, और इसके साथ वहाँ की कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल दिया था, जिसे कठोर दायित्व का सिद्धांत भी कहते हैं। हालांकि ये सिद्धांत काफ़ी पुराना है, इसे फिर एक बार रिवाइव किया है, जबकि रिवाइव करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसके पहले एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल था। हमें इस तरफ मूव करना था, लेकिन कोर्ट ने एक कदम पीछे की ओर खींचा। ये एक चिंता का विषय है, और इसी वजह से चर्चा में। और इस जो गैस लीक हुई थी इस दौरान, वो गैस थी स्टायरीन की हम चर्चा करेंगे। स्टायरीन क्या है, कैसे है, पूरी चर्चा होगी। और इस गैस की यूजेज क्या है, क्या यूज है, क्या उपयोग है, इसकी चर्चा करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, कोरोना कैप्सूला, जो है विशाखापत्तनम गैस लीक। चर्चा में क्यों है? चर्चा का कारण है, आपको पहले बताया, दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स एलजी स्वामित्व वाली एक स्टाइलर प्लांट में गैस का रिसाव। एक स्टाइलर प्लांट में गैस का भीषण रिसाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 12 लोगों की मृत्यु हुई। जो गैस थी स्टाइलिन थी, और ये इसके बाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप ही लोगों की मौत हुई। एनजीटी का कठोर निर्णय आया, जिसका कठोर दायित्व का सिद्धांत की हमने चर्चा की। अब ये एक टॉपिक की हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि आगे क्या है। सबसे पहला हम बात करेंगे आपसे कठोर दायित्व के सिद्धांत की, कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी भी व्यक्ति, उद्यम, कंपनी पर नुकसान क्षति के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदारी डालता है। कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कंपनी है, अगर किसी का भी नुकसान करती है, खास करके ऐसे खतरनाक उद्योगों में, तो वो कानूनी रूप से रिस्पॉन्सिबल देता है कि आप जिम्मेदार हैं ऐसी घटना के लिए। इस सिद्धांत के अंदर किसी दोष को भी दायित्व, अगर कोई बिना दोष के भी कोई निर्दोष है तो दायित्व से बच नहीं सकता।
यानी अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है, कंपनी वाला निर्दोष है, गलती जो मरे मजदूर हैं उनकी वजह से हुई है, तब भी वो कंपनी अपने आप को यह नहीं कह सकती कि हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं बनती, तब भी उसकी लाइबिलिटी वहाँ बननी ही है। तीसरी बात, ऐसे मामले में जहाँ कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है वहाँ प्रतिवादी को हुई क्षति के लिए हर्जाना देना होगा, भले ही प्रतिवादी की गलती हो, प्रतिवादी की या ना हो। गलती हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपको वहाँ पे हर्जाना देना होगा। दूसरी बात, इसी की ये कदम आगे जो अगला हमारा प्रिंसिपल था वो था एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल, मूल दायित्व का सिद्धांत। ये क्या था? हालांकि हमारे एनजीटी को इस दिशा में आगे बढ़ना था, लेकिन उन्होंने एक कदम पीछे खींचते हुए, हमने पहले कोर्ट कहा, सॉरी कोर्ट नहीं, एनजीटी थी, एनजीटी ने एक कदम पीछे अपने बढ़ते हुए, एक कदम पीछे जाके जो कठोर दायित्व का सिद्धांत दिया, वहाँ से उनको पूर्ण दायित्व के सिद्धांत की ओर अग्रसर होना चाहिए था। चलिए इसकी बात करते हैं। एक खतरनाक उद्यम या समुदाय के प्रति पूर्ण कर्तव्य की बात करता है कि आप किसी भी तरह से नहीं बच सकते, कि कोई भी अल्टरनेट आपके पास नहीं हो सकता, इसके लिए आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आपको देना ही होगा। दूसरी बात, खतरनाक उद्योग को किसी भी छूट का दावा करने की इजाज़त नहीं होती, जबकि कठोर दायित्व सिद्धांत में छूट का दावा करने की इजाज़त होती है, हर्जाना कम किया जा सकता है। लेकिन पूर्ण दायित्व में कोई इजाज़त नहीं होगी, आपके कोई हर्जाने कम नहीं होंगे, साथ साथ आपको मुआवजे का भुगतान अनिवार्य रूप से करना ही करना होगा। आगे बात करें, देश में 1986 के बाद से अदालतों द्वारा पूर्ण सिद्धांत पर जोर दिया जाने लगा है, लेकिन एनजीटी की इस डिसीजन ने हमें एकाएक चौंका दिया, या एनजीटी की इस चर्चा ने हमें एकाएक सोचने के लिए मजबूर किया। अब बात करते हैं कि जिस गैस का रिसाव हुआ था स्टायरीन ये गैस की विशेषता क्या है? पहले इसके हम फार्मूले को देख लेते हैं। जो आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसके हम फार्मूले की बात करते हैं। इसका जो फार्मूला है CH5CH2, ये एक बेंजीन, आप देख रहे होंगे ये बेंजीन का व्युत्पन्न है। आपको बेंजीन का चक्र दिख रहा होगा, उससे HC और CH2 जुड़ा हुआ है। ये बेंजीन का व्युत्पन्न है, यानी ये बेंजीन से ही बना हुआ है। दूसरी बात, ये एक तरल रूप में कारखानों में संग्रहित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इसका अन्य फीचर, आसानी से बहुत ही जल्दी वाष्पित होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे, यानी कमरे के सामान्य तापमान पर ही इसे रखा जाता है और जरा सा टेम्परेचर बढ़ने पे वाष्पित होना शुरू हो जाता है। स्टाइलिन वाहन के निकास, जो गाड़ी होती है उसके धुएं के साथ, सिगरेट के साथ फलों और सब्जियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये जो गैस होती है, ये गैस फलों और सब्जियों, जो पके हुए फल होते हैं और खासकर सिगरेट के धुएं, और निकास जो आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल जो चलती है, आपकी कोई भी गाड़ी चल रही है, कारखाने में भी इसका प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अब इसके यूजेस की बात करें, इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है। पहला उपयोग, यह एक बहुत ही ज्वलनशील तरल है, बहुत तेज़ी से इसमें आग पकड़ती है। इसका उपयोग पॉलीस्टीरीन बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, फाइबर ग्लास बनाने में किया जाता है, रबड़ और लैक्टेस का निर्माण भी में इसका उपयोग होता है। तो ये इसके कई यूज हैं, जिसकी वजह से इस कारखानों में व्यापक रूप से इसका यूज होता है। और इसी कारखाने से ही रिसाव की वजह से हमारे कुछ मजदूरों की जान गई, जिसके कारण चर्चा में था। दोस्तों, हमें लगता है कि हमने इस टॉपिक को अच्छी तरह कवर किया और आपके लिए हमारी चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अब आगे बात करते हैं रिस्क ऑफ एक्सपोजर की। इसके लिए रिस्क क्या है? दो, इसके जो अगर बाहर निकलता है तो क्या इसके लिए खतरा हो सकते हैं? दो होते हैं। पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। यह श्वसन समस्याओं, आंखों में जलन, श्लेष की झिल्ली में जलन, यानी गैस की समस्याएं आग समस्या उत्पन्न कर सकता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म भी समस्या उत्पन्न करता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अत्यधिक प्रभावित करता है। ये आपकी न्यूरोपैथी जैसी समस्या उत्पन्न करता है। कैंसर और अवसाद की समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। यानी इसकी समस्या काफ़ी व्यापक है, लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म भी। हमें उम्मीद है कि आपने इन दोनों टॉपिक को काफ़ी गहराई में समझा होगा दोस्तों, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जहाँ तक हो सके हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल NME कॉर्नर।
दोस्तों अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, थम दीजिए जहाँ तक हो सके, और हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट हमारे वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे ज्ञान का जो गंगा बह रही है, जो ज्ञान बह रहा है, जो ज्ञान चल रहा है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ हैं, कोरोना से, इस महामारी से बचें। ठीक है दोस्तों, तब तक अब मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।